नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है विशेष रस्तोगी और आप सभी का स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिए, हमारा एक सेशन जो कल कंडक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन पर, आज उसी सीरीज़ में हम सेकंड सेशन लेकर आए हैं। डेली हम लोग यहाँ मिलते हैं और कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं वेरियस सब्जेक्ट्स के। मेजर क्रिमिनल लॉ, जो न्यू क्रिमिनल लॉ है बेसिकली बीएसए, बीएनएसएस और बीएनएस, ये सब हमने कंडक्ट कर लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था, एक क्लास हो चुकी है, सेकंड क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में। क्लियर? उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। कल शायद मैंने आपको कुछ दिखाया था, हाँ एक बार ज़रा फिर से कोशिश करें। कहाँ गया? यस, ये रहा। देखिए, एक क्रिमिनल लॉ का जो न्यू क्रिमिनल लॉ है उसका एक बैच चल रहा है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें लॉ के तीनों सब्जेक्ट आपके न्यू क्रिमिनल लॉ कवर किए जाएंगे मेरे द्वारा। देखिए, इस बैच की खासियत क्या है। देखिए, इस बैच में हम ओल्ड क्रिमिनल लॉ और न्यू क्रिमिनल लॉ दोनों को कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं। पहली बात, क्योंकि आपने अभी कुछ एग्ज़ाम्स जैसे नोटिफिकेशन आए हैं, आप असम की बात ले लो, राजस्थान की बात ले लो, वहाँ पर दोनों लॉ पूछे जा रहे हैं, ओल्ड भी और न्यू भी। तो अब हमारी ये बाउंडेशन है कि हमें दोनों ही कवर करने हैं, तो उसी तरीके से हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उसी हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। जैसे ये देख सकते हैं कि उस बैच में अभी ये आपका 5th चैप्टर स्टार्ट हुआ है कल, तो इसके अंदर देखिए आप देख पा रहे होंगे, पहले तो हमने समराइज़ किया है सेक्शंस को इस कुछ तरह से। हाँ, सेकंड, कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं उन्हें डिफाइन करना सेपरेटली। फिर देखिए, पूरे स्ट्रक्चरल नोट्स हैं ये, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। सेक्शंस जितने आप पढ़ते हैं, देखिए रेप से रिलेटेड 63 से और आपका 73 तक, सबकी पनिशमेंट देखिए इतनी छोटी सी स्लाइड के अंदर। इतना लंबा चौड़ा बैरेट पढ़ने की नीड ही नहीं है, बस इसे गो थ्रू करना है आपको और आपका कवर हो जाएगा सारा इसके अंदर। इसके बाद देखिए एक लिस्ट हमने बनाई है, किस चीज़ की है, की चेंजेस इन ऑफेंस ऑफ रेप। जो जो अमेंडमेंट हुए हैं समय के साथ साथ, 2013 अमेंडमेंट से क्या चेंजेस आए इस लॉ में, 2018 अमेंडमेंट से, और अब बीएनएस ने क्या चेंजेस कंडक्ट किए हैं इसके अंदर, देखिए सब कंपैरेटिवली यहाँ पर दिया गया है, सारे A to Z। फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड, जैसे 2 फिंगर टेस्ट की बात कर लें या मैराइटल लेप की बात कर लें आप, ठीक है, वो सारे इसके अंदर कवर है हमारे नोट्स में। और जो लैंडमार्क केसेस हैं उन सब की लिस्ट, ठीक है। तो ये दिखाने का थोड़ा सा पर्पज़ ये है ताकि आप समझ जाएं कि पढ़ाई किस तरीके से हम करा रहे हैं और आपको भी किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अब डिक्लेरेशन ये है कि जो भी स्टूडेंट, जैसे कि अभी होली का समय चल रहा है, तो एक हमारा धमाका ऑफर क्या चल रहा है कि भाई 25% का डिस्काउंट है हमारे सभी टारगेट फॉर आईक्यू के कोर्सेज के ऊपर। इस बैच पर भी 25% है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी टारगेट फॉर आईक्यू से जुड़े हुए हैं किसी और बैच में, चाहे वो नेट का हो, आरजेएस का हो, छत्तीसगढ़ का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, अगर वो मेजर क्रिमिनल लॉ का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा वाला ये बैच, तो उन्हें हम जो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं टारगेट फॉर आईक्यू के, केवल उनके लिए ये ऑफर, उन्हें हम फ्लैट 50% का डिस्काउंट दे देंगे इस कोर्स पर, और जो न्यू स्टूडेंट है उनको 25% का। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम आगे। नमस्कार सभी को, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए पहला आज का एमसीक्यू है, इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड। इस केस में सर्वोच्चतम न्यायालय ने क्या हेल्ड किया था कि पदोन्नति में आरक्षण हो सकता है, यानी प्रमोशन में रिजर्वेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, या ओबीसी के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन हो सकता है, या महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हो सकता है इन प्रमोशन। क्या हेल्ड हुआ था इस केस में, आप बता सकते हैं क्या? बताइए। बताइए क्या हेल्ड किया था इस केस के अंदर? हाँ जी, देखिए इस केस में हेल्ड किया गया था कि भाई प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका है क्या? राइट आंसर है आपका बी। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है द नेम ऑफ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड क्रीमी लेयर। कौन सी कमेटी बनाई गई थी क्रीमी लेयर पर, थोड़ा सा बताइए क्या है राइट आंसर? जस्टिस बालकृष्ण कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी,
संथानम कमेटी या फिर न्यायमूर्ति रामानंदन कमेटी? बताइए किस कमेटी की बात हो रही है यहाँ पर? हाँ, क्या होगा राइट आंसर? हाँ अलीना जी, बिल्कुल सही जवाब आपका। राइट आंसर इसका है डी। क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर इसका है डी, जस्टिस रामानंदन कमेटी। नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का पालन करना। पहले तो किस आर्टिकल में है ये बताइए आप जरा टाइप करके फटाफट। क्या है ये? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्रिमिनल ऑफेंस है, या सी दोनों है, या केवल लीगल राइट का वायलेशन है? बिल्कुल राइट आंसर है आर्टिकल 17। अब इस एमसीक्यू का आंसर और दीजिए, क्या है राइट आंसर इसका? थोड़ा ध्यान से देखिए पहले, क्या होगा राइट आंसर इसका? हाँ, इसका राइट आंसर है सी। देखिए पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है आपका, इक्वालिटी का। उसके बाद क्रिमिनल ऑफेंस भी है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। क्लियर? इसके बाद है नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 वॉज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट विच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए एक एक्ट का नाम लिखा हुआ है, ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ये एक्ट क्यों लाया गया था? किस आर्टिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था ये एक्ट? बताइए। बिल्कुल सही जवाब, आर्टिकल 17। देखिए अभी हमने आर्टिकल 17 पढ़ा था, यहां कह रहा था ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसे ऑफेंस किस एक्ट के द्वारा बनाया गया है? तो उसका आंसर है आपका इस एक्ट के द्वारा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? आर्टिकल 17। क्लियर? नेक्स्ट, आर्टिकल 19 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता, मतलब कितनी कैटेगरी दी गई है जो राइट टू फ्रीडम से क्या करती हैं आपकी? बताइए। डील करती हैं। कितने टाइप की हैं फ्रीडम्स? बताइए, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर है इसका आपका ए, 6 कैटेगरीज हैं। क्लियर? नेक्स्ट, विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली? कौन सा फंडामेंटल राइट इसमें केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है? बताइए। राइट टू इक्वालिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी। बताइए। केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है, सिटीजन्स को। कौन से आर्टिकल है ये? बता सकता है कोई? बताइए। केवल सिटीजन को, नॉन सिटीजन को नहीं? बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? गलत आंसर आ रहे हैं भाई अभी। दोबारा देखिए जरा, दोबारा देखिए। हाँ अब आया सही आंसर, जीशान ने दिया सही आंसर, रिया ने। बहुत बढ़िया बेटा, राइट आंसर है इसका सी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए ये केवल सिटीजन को है, ठीक है। अब जैसे नॉन सिटीजन की अगर बात करी जाए, रहने दो इसको, रहने दो, सिटीजन की बात करते हैं अभी केवल। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो केवल किसको अवेलेबल है? ये सी वाले केस में सिटीजन को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है आपका, अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रुथ अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल। यानी भारत का कोई भी नागरिक जो राज्य के अधीन किसी लाभ या सत्य के पद पर हो, निम्नलिखित की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो किसकी क्या बोलते हैं सहमति के बिना? जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद। क्या है राइट आंसर यहाँ पे? बताइए, बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका क्या? ए, प्रेसिडेंट। बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में माना है कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ फहराने का अधिकार भारत के अनुच्छेद 19(1)(a) के अर्थ में प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो किस केस में यह हेल्ड हुआ था? केशवानंदा भारती वर्सेस केरल राज्य, अभय सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल, या शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ? बताइए क्या होगा राइट आंसर? जी राइट आंसर इसका है आपका नवीन जिंदल, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। सी इज द राइट आंसर।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(e) ई क्लॉज जो है वो क्या गारंटी करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अनटचेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द इंडिया, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। नहीं, सही आंसर दीजिए, आंसर गलत आ रहे हैं। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल राइट आंसर है इसका आपका डी। राइट आंसर है इसका डी। देखो याद कैसे करोगे, जैसे रिसाइड आना, रिसाइड लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो रिसाइड, इसमें बस इतना याद रखना लास्ट में ई आ रहा है, ई, ठीक है। तो इसका ई क्लॉज यहां से रिसाइड से कनेक्ट कर लीजिएगा आप, ऐसे याद हो जाएगा आपको, क्लियर। इसके बाद संविधान 97 संशोधन अधिनियम 2011 अनुच्छेद 19(1)(c) में क्या ऐड करता है? क्या ऐड किया गया था इसमें से? बताइए चारों में से। एसोसिएशन, यूनियंस, ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्या ऐड किया गया था? क्या होगा राइट आंसर? थोड़ा ध्यान से आंसर दीजिए बुशरा बेटा, नहीं गलत जवाब दे रहे हैं आप। राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए। ऐड क्या हुआ है हम ये पूछ रहे हैं इसमें, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए एक बार। हाँ पारुल, जीशान, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए राइट आंसर है इसका कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, सहकारी समितियां। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 19(3) के तहत यूनियन बनाने के अधिकार में मतलब क्या है? राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19 और 3 क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है? राइट टू स्ट्राइक, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट टू लॉकआउट, या नन ऑफ दीज? क्या इंक्लूड करता है 19(3) के अंदर? क्या होगा राइट आंसर? हड़ताल करने का अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, तालाबंदी का अधिकार, इसमें से कोई नहीं। बताइए। इसका राइट आंसर होगा राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखिए कहीं भी पूछा जाए कि स्ट्राइक करना या लॉकआउट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद which one of the following is a ground on which the state can impose reasonable restriction on the right of move freely throughout the territory of India? यानी भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इनमें से किस ग्राउंड पर? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा, शालीनता, डिसेंसी, मोरालिटी, या प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, रेनू ने दिया है सही आंसर। राइट आंसर है आपका डी, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, ये है इसका राइट आंसर डी, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड के खतरे से मतलब बचाता है? डबल जियोपार्डी किस आर्टिकल में ये पूछ रहा है, सीधी सी बात है। किसमें है डबल जियोपार्डी? बताइए। डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण। जब एक बार किसी को पनिश कर दिया, जैसे कि रेस जुडिकेटा होता है कि एक बार जब ट्रायल हो चुका है, सही है, एक बार जब डिसीजन आ चुका है रेस सब जुडिस, रेस जुडिकेटा, तो दोबारा से क्या नहीं करोगे आप? सूट फाइल नहीं करोगे। वैसे ही जब एक बार किसी को पनिश कर दिया गया है और कंपिटेंट कोर्ट ने पनिश किया है तो आप दोबारा उसको लिटिगेट नहीं कर सकते। तो आर्टिकल इसका आंसर है 20(2), ठीक है, 20(2). अब 20(2) के अंदर कई क्लॉज हैं, तो 2 का मतलब है दोबारा, ऐसे करके याद कर लेना इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नेमो डेप्ट विस वैक्सरी, इसका क्या मतलब होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, या सेल्फ इंक्रिमिनेशन, या डबल जियोपार्डी? क्या होता है इसका मतलब? बताइए। हाँ, तो इसका राइट आंसर है डबल जियोपार्डी। अभी जो पढ़ा था हमने पिछले एमसीक्यू में, वही डबल जियोपार्डी, नेमो डेप्ट विस वैक्सरी, मतलब एक ही कॉज के लिए किसी को दोबारा क्या नहीं करेंगे? लिटिगेट नहीं करेंगे, पनिश जब कर चुके हैं। फिर कह रहा है ऑटरी फॉइस एक्विट प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है?
सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी, रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, किससे रिलेटेड है ये मैक्सिम, बताइए जी। इसका भी राइट आंसर है बी आपका, डबल जियोपार्डी से, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए दो, एक एजर्शन दिया गया है, एक रीजन दिया गया है, ठीक है, एक अभिकथन है और एक कारण है। क्या ये जो क्लॉज है, ये वाला क्लॉज, क्या इसका ये रीजन है? कह रहा है एन एक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव हिज थंब इंप्रेशन, मतलब आप थंब इंप्रेशन देने के लिए किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते। अब रीजन कह रहा है कि भाई जो एक्यूज्ड पर्सन है कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, क्यों? क्योंकि उसे किसी भी एक्यूज्ड को आप अपने विरुद्ध सबूत देने के लिए क्या नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते। तो क्या ये पहली बात तो ये कि क्या ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है, और अगर वो सही भी है तो क्या दूसरा वाला स्टेटमेंट उसका रीजन बता रहा है कि इस वजह से वो सही है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए, बहुत थोड़ा सोच समझ के बताइएगा। 2 दिन में ऐसी गर्मी पड़ी है कि बस पूछो मत। हाँ बताइए, इसका राइट आंसर होगा आपका सी। देखिए यहां पे ए जो स्टेटमेंट है ये तो फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आप कंपेल कर सकते हैं, कैन नॉट लिखा हुआ है, इसे हटा दीजिए। दूसरा सही है कि एक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, स्वयं के विरुद्ध आपको साक्ष्य देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, ठीक है। आर्टिकल बताइए, आर्टिकल कौन सा है, किस आर्टिकल में लिखी हुई है ये बात, बताइए जल्दी से बताइए, किस आर्टिकल में लिखी हुई है बात, कौन बताएगा? जल्दी बताइए। हाँ सैम, बहुत बढ़िया बेटा, आर्टिकल 20 और सब आर्टिकल 3। नेक्स्ट कह रहा है, ये रहा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में, किस कंट्री से डराइव किया गया है, बताइए। अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बताइए कहाँ से लिया गया है। हाँ जी, राइट आंसर है इसका बी, जापान से लिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑब्जर्व्ड कि सेक्सुअल हैरासमेंट इन द वर्क प्लेस एज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, किस केस में बोला गया था कि भाई जो सेक्सुअल हैरासमेंट है वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर, वो मानव अधिकारों का क्या होता है, उल्लंघन होता है। क्या केस होगा? विशाखा वर्सेस राजस्थान, कपिला हिंगोरानी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अहमद खान वर्सेस शाबानो बेगम, नन ऑफ द एबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। हमारे पास एक एक्ट भी है, हाँ एक एक्ट भी है, सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। कब का है? 2013 का है, क्लियर। यूपी जुडिशरी में भी आता है ये, और उसमें भी आने वाला है राजस्थान में, आरजेएस में ये एक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट भाई, जस्टिस के.एस. पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो था वो डिसाइड किया गया था कितने जज की बेंच के द्वारा, बताइए। बताइए कितने जज की बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका, नहीं, राइट आंसर दीजिए और सोचिए थोड़ा, क्या है इसका राइट आंसर, बताइए। इसका राइट आंसर है आपका ए, बिल्कुल 9 जजेस की बेंच के द्वारा। नेक्स्ट, यूनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस किस टॉपिक से डील करता है? राइट टू गो अब्रॉड, एजुकेशन, प्राइवेसी, या राइट ऑफ एन एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। बताइए किससे रिलेटेड है ये केस यूनी कृष्णन का, बताइए। हाँ राइट आंसर है इसका राइट टू एजुकेशन। अच्छा, इससे पहले एक केस और आया था, ये तो 1983 का, इससे पहले एक केस और आया था, वो क्या नाम था उस केस का, बताओ। मोहिनी जैन का नाम सुना है? मोहिनी जैन, इसको भी ध्यान रखना केस को, ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब इनमें से कौन सा राइट है जो आर्टिकल 21 आपका कवर नहीं करता? राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर या राइट टू स्ट्राइक? क्या होगा राइट आंसर बताइए? हाँ, राइट आंसर है इसका आपका डी। राइट टू स्ट्राइक इंक्लूड नहीं होता आर्टिकल 21 के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के व्यक्ति के रूप में मान्यता दी? कि कौन सा केस है बताइए? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नालसर यूनिवर्सिटी हैदराबाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लीगल सर्विस स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या सुरेश कौशल वर्सेस नाच फाउंडेशन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी बताइए। इसका राइट आंसर है आपका ए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर हैज बीन इंसर्टेड? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे ऐड किया गया है आर्टिकल 21A को? बताइए। बिल्कुल राइट आंसर है इसका 86 अमेंडमेंट से। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा के होने पर राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस अधिकारों को छोड़कर सभी को निलंबित करने की शक्ति है? मतलब कौन से सस्पेंड नहीं होते ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी? बताइए कौन से आर्टिकल है वो जो सस्पेंड नहीं होते हैं? 19, 20, 20, 21, 21, 22। तो राइट आंसर है इसका बी, आर्टिकल 20 and 21। नेक्स्ट, while deciding cases of terrorist which procedure is to be followed? आतंकवादियों के मामले का निर्णय करते समय किस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए? सही है। इवन टेररिस्ट का भी जब ट्रायल हो रहा है तो कौन सा प्रोसीजर वहां फॉलो होने वाला है? तो बता रहे हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ ए एंड बी। बताइए। नहीं, राइट आंसर दीजिए क्या है इसका? राइट आंसर है आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्लियर? चलिए, अच्छा बताइए कितने गलत हुए आपके? जल्दी से बताइए कितना सीखा आपने आज? बताइए कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितना सीखा? हाँ जी, 7, 4, 2। बहुत बढ़िया। देखिए गलती करते रहिए, उसका फायदा ये है कि आप सीखते रहेंगे। ठीक है, गलती से इंसान सीखता है और बेहतर बनता है। कोई बात नहीं पारुल जी, देखिए ये सब ऊपर नीचे चलता रहता है। अब आपसे बात होती है कल के सेशन में। ठीक है, कल नहीं, सॉरी, कल ऑफ रहेगा। अब हमारी क्लास होगी सीधे मंडे को, तो मंडे को आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। पुराने जितने भी MCQ हैं उनकी सबकी PDF में ऐप में अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएंगी। आप उसको सॉल्व करते रहें। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए टेक केयर।